किताबी कीड़ा में आज सुनिए विश्व इतिहास की एक झलक। पंडित जवाहरलाल नेहरू। 4 यूनान के नगर राज्य और पश्चिम एशिया के साम्राज्य। हमने यह देखा कि यूरोप और एशिया, इन दोनों में कितनी बातें एक दूसरे से भिन्न हैं और कितनी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। आओ अब हम जरा प्राचीन यूरोप पर नजर डालें। बहुत दिनों तक भूमध्य सागर के चारों तरफ के देश ही यूरोप समझे जाते थे। लोगों का ख्याल है कि शुरू के जमाने में सभ्यता भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से तक ही सीमित थी। मिस्र, जो अफ्रीका में है, यूरोप में नहीं, और नौसास ही पहले देश थे जो आगे बढ़े। धीरे धीरे आर्य लोग एशिया से पश्चिम की ओर बढ़ने लगे और यूनान तथा आसपास के मुल्कों में फैल गए। ये वही आर्य यूनानी हैं जिन्हें हम प्राचीन यूनानी कहते हैं और जिनकी तारीफ करते हैं। शुरू में मेरा ख्याल है कि ये लोग उन आर्यों से बहुत भिन्न नहीं थे जो शायद इसके पहले भारत में उतर चुके थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे तब्दीलियां हुई और धीरे धीरे आर्य जाति इन दोनों शाखाओं में दिन ब दिन अलग होती गई। भारतीय भारतीय आर्यों के ऊपर उससे भी पुरानी भारत की सभ्यता यानी द्रविड़ सभ्यता का और शायद उस सभ्यता के अवशेषों का बहुत असर पड़ा, जिसके खंडहर आज हमें मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। आर्यों और द्रविड़ों ने एक दूसरे से बहुत कुछ लिया और एक दूसरे को बहुत कुछ दिया, और इस तरह उन्होंने मिलजुल कर भारत की एक मिलीजुली संस्कृति बनाई। इसी प्रकार यूनानी आर्यों पर भी नौसास की उस पुरानी सभ्यता का बहुत ज्यादा असर पड़ा होगा, जो यूनानी भूमि पर इनके आने के समय खूब जोरों से लहरा रही थी। इनके ऊपर इसका असर जरूर पड़ा, लेकिन उन्होंने नौसास और उसकी सभ्यता के बाहरी रूप को नष्ट कर दिया और उसकी राख पर अपनी सभ्यता रची। नौसास मिस्र का एक शहर है। आगे इस तरह नौसास ईसा के पैदा होने के कोई 1000 साल पहले नष्ट हो चुका था और नए यूनानियों ने यूनान के आसपास के टापुओं पर अपना अधिकार जमा लिया। ये लोग समुद्र के रास्ते एशिया के पश्चिम किनारे तथा दक्षिण और सिसिली तक, दक्षिण फ्रांस तक भी जा पहुंचे। फ्रांस में मार्साई नामक शहर को इन्होंने ही बसाया था, लेकिन शायद इनके वहां जाने के पहले ही वहां फिनिश लोगों की आबादी थी। फिनिश जाति एशिया कोचक की मशहूर समुद्री यात्रा की कौम थी, जो व्यापार की तलाश में दूर दूर तक धावा मारती थी। उस पुराने जमाने में ये लोग इंग्लैंड तक पहुंच गए थे, जिन दिनों वह बिल्कुल वैसी था, और वह जिब्राल्टर के जल डब्रूमध्र से होकर लंबा जहाजी सफर जरूर खतरनाक रहा होगा। यूनान की मुख्य भूमि में एथेंस, स्पार्टा, थीब्स और कोरिंथ जैसे मशहूर शहर आबाद हो गए। यूनानियों के जो उस वक्त हेलेंस कहलाते थे, पुराने जमाने का हाल इलियड और ओडिसी नाम के 2 महाकाव्यों में बयान किया गया है। ये दोनों महाकाव्य हमारे देश की रामायण और महाभारत की तरह के ग्रंथ हैं। कहते हैं कि होमर ने, जो अंधा था, ये काव्य लिखे हैं। इलियड में यह किस्सा बयान किया गया है कि किस तरह सुंदरी हेलन को पेरिस अपने शहर ट्रॉय से भगा ले गया और किस तरह यूनान के राजाओं और सरदारों ने उसे छुड़ाने के लिए ट्रॉय के चारों तरफ घेरा डाला। ओडेसी ट्रॉय के घर से लौटते वक्त ओडिसियस या यूसिलस के भ्रमण की कहानी है। एशिया कोचक में समुद्र तट से बहुत नजदीक ट्रॉय का यह छोटा शहर बसा हुआ था। आज इसका कोई नामो निशान नहीं और उसकी हस्ती मिटे हुए जमाना हो गया, लेकिन कवि की प्रतिभा ने इसे अमर बना दिया है। जिस समय नौसास नष्ट किया जा रहा था, फिलिस्तीन के इजराइल प्रदेश पर सालूस नाम के बादशाह का राज था। इसके बाद दाऊद, फिर सुलेमान हुआ, जो अपनी अक्लमंदी के लिए बहुत मशहूर है। मैं इन 3 नामों का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि तुमने इनके बारे में जरूर पढ़ा या सुना होगा। यूनान के बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि यूनानी लोग बड़े बड़े राज्य या साम्राज्य पसंद नहीं करते थे। उन्हें छोटे छोटे नगर राज्य पसंद थे, यानी उनका हर एक शहर एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। यह राज्य छोटे छोटे गणराज्य होते थे, बीच में शहर होता था और चारों तरफ कुछ खेत होते थे, जिनसे लोगों के लिए खाने की सामग्री मिला करती थी। गणराज्य में कोई राजा नहीं होता। यूनान के ये नगर राज्य बिना राजा के थे और धनी नागरिक इन पर राज्य किया करते थे। साधारण आदमी को राज्य के मामले में बोलने का हक नहीं था। बहुत से गुलाम थे जिन्हें राजकाज में कोई अधिकार नहीं था, और औरतों को भी इस प्रकार का कोई हक नहीं था। इस तरह आबादी के सिर्फ एक हिस्से को इन शहरी राज्यों में नागरिकता का हक मिला हुआ था और यही हिस्सा सार्वजनिक मामलों पर अपनी राय दे सकता था। इन नागरिकों के लिए वोट देना कोई मुश्किल काम नहीं था।
क्योंकि सब के सब एक ही जगह पर इकट्ठे किए जा सकते थे। शुरू के जमाने में भारत में भी यूनान के नगर राज्यों की तरह ही छोटे छोटे गणराज्य और छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, लेकिन जाहिर है कि वे बहुत दिनों तक कायम नहीं रहे और बड़े राज्यों में समा गए। इस पर भी बहुत समय तक हमारी गांवों की पंचायतों के हाथों में बहुत बड़ी ताकत बनी रही। शायद पुराने आर्यों की प्रेरणा यही होती थी कि जहां जहां जाएं वहां छोटे छोटे नगर राज बनाएं। लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों और अपने से पुरानी सभ्यता के संपर्क ने इन्हें अपने इन विचारों को उन देशों में जहां जाकर ये बसे धीरे धीरे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ईरान में खास तौर से हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी सल्तनतें और साम्राज्य कायम हुए। भारत में भी बड़े बड़े राज्य स्थापित करने की ओर झुकाव रहा, लेकिन यूनान में नगर राज्य बहुत दिनों तक कायम रहे और उस वक्त तक बने रहे जब एक इतिहास सिद्ध यूनानी ने दुनिया को जीतने की सबसे पहली कोशिश की। इसका नाम था सिकंदर। इस तरह यूनानी लोगों ने अपने छोटे छोटे नगर राज्यों को मिलाकर कोई बड़ा राज्य, बादशाहत या गणराज्य बनाना पसंद नहीं किया। इनमें आपस में बड़ी प्रतिस्पर्धा रहा करती थी, जिसका नतीजा अक्सर लड़ाई होता था। फिर भी इन नगर राज्यों को आपस में बांध रखने वाली बहुत सी समान कड़ियां थी। इनकी भाषा एक थी, संस्कृति एक थी और मजहब एक था। इनके धर्म में अनेक देवी और देवता माने जाते थे और इनकी पौराणिक कथाएं हिंदुओं की पुरानी पौराणिक कथाओं की तरह बड़ी सुंदर और प्रचुर थी। ये लोग सौंदर्य के पुजारी थे। आज भी इनकी बनाई हुई संगमरमर और पत्थर की कुछ पुरानी मूर्तियां पाई जाती हैं जो बहुत ही सुंदर है। शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने में इनकी बहुत रुचि थी, इसलिए ये लोग खेल कूद और दौड़ों की व्यवस्था करते थे। यूनान के ओलंपिया नामक स्थान पर समय समय पर इस तरह के खेल बड़े पैमाने पर हुआ करते थे और यूनान भर के लोग वहां जमा होते थे। ओलंपिक खेल आज भी होते हैं। यह नाम ओलंपिया पर होने वाले उस पुराने यूनानी खेलों से ही लिया गया है। अब हमें यह देखना है कि एशिया में क्या हो रहा है। उस प्राचीन काल में भी इराक, ईरान और एशिया कोचक में कितने ही साम्राज्य एक के बाद एक बनते और बिगड़ते रहे। यहाँ असर, मीडियन, बाबुल और बाद में ईरानी साम्राज्य बने। हमें इस तफसील में जाने की जरूरत नहीं कि ये साम्राज्य आपस में कैसे लड़ते थे या कुछ दिन शांतिपूर्वक साथ साथ कैसे रहते थे या इन्होंने एक दूसरे को कैसे नष्ट किया। इन देशों में बहुत शुरू के जमाने में ही बड़े राज्य या साम्राज्य के लिए जबरदस्त ख्वाहिश पाई जाती थी। शायद इसका कारण इनकी पुरानी सभ्यता थी या शायद कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। एक नाम तुम्हें जरूर दिलचस्प लगेगा। यह नाम कारू क्रोसस का है। कारू का खजाना एक मशहूर कहावत है। तुमने इस कारू के किस्से भी पढ़े होंगे कि यह कितना दौलतमंद और घमंडी था और आखिरकार किस तरह जलील हुआ। कारू लीडिया का राजा था। यह देश एशिया के पश्चिमी तट पर था, जहां आज एशिया कोचक है। समुद्र के किनारे होने की वजह से यहाँ का व्यापार शायद खूब बढ़ा हुआ था। उस जमाने में कारूस की मातहती में ईरानी साम्राज्य तरक्की कर रहा था और ताकतवर होता जा रहा था। कुरुस और कारू में मुठभेड़ हो गई और कुरुस ने कारू को हरा दिया। कुरुस के पास बहुत बड़ा साम्राज्य था जो शायद पूर्व में भारत तक फैला हुआ था, लेकिन उसके एक उत्तराधिकारी दारा डेरेसियस के पास इससे भी बड़ा साम्राज्य था, जिसमें मिस्र, मध्य एशिया का कुछ भाग और सिंध नदी के पास भारत का भी छोटा सा हिस्सा शामिल था। कहा जाता है कि उसके इस भारतीय प्रांत से सैकड़ों मन सुनहली रेत उसे खिराज के तौर पर भेजी जाती थी। मध्य एशिया का वह प्रदेश जहां से बेशुमार कबीले, स्त्री और पुरुष के दल बाहर निकले और फैलते फैलते दूर तक के महाद्वीपों में फैल गए। यहाँ पुराने जमाने में बड़े बड़े और शक्तिशाली शहर थे, खूब घने बसे हुए और मालामाल, जिनकी तुलना आजकल की यूरोपीय राजधानियों से की जा सकती है और जो आजकल के कलकत्ते और बंबई से कहीं कहीं बड़े थे। हर जगह बागीचे और हरियाली थी और आबो हवा सुखद और सम, अर्थात ना बहुत गर्म और ना बहुत सर्द। लेकिन अब हजारों वर्षों में यह बंजर और करीब करीब रेगिस्तान सा है, जहाँ रहना भी तकलीफदेह है। उस जमाने के विशाल नगरों में से कुछ नगर जैसे समरकंद और बुखारा, जिनके नाम से ही अनेक स्मृतियां जाग उठती हैं, अब भी अपने दिन गिन रहे हैं। लेकिन अब तो ये अपने पुराने रूप की छाया मात्र रह गए हैं। आगे सुनिए 5 प्राचीन भारत के ग्राम गणराज्य।